नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। हालांकि कल अजीत जी नहीं जुड़ पाए थे, बंगाल के चुनाव को लेकर दूसरे चैनलों पर ज्यादा व्यस्त थे। तो आज जब जुड़े हैं तो लग रहा है कि थोड़ी झालमुरी वाली चर्चा हम लोग भी कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल की जीत के बाद, बाकी राज्यों में नतीजे आए हैं लेकिन बंगाल की जीत सबसे बड़ी जीत है। असम में तो जीत तय ही थी। कहा प्रधानमंत्री ने, हमने पहले ही कहा था, गंगा जो है वह बिहार से होकर बंगाल जाती है, और इस बात का संकेत हम लोगों ने कई बातचीत में दिया था। अब तो गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और अब देखिए, बिहार में मंत्री परिषद का विस्तार भी होने जा रहा है। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह में सम्राट चौधरी कैबिनेट का गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, नीतीश कुमार सभी मौजूद रहेंगे। निशांत कुमार की यात्रा भी चल रही है। तो बंगाल के चुनाव के बाद भाजपा की ताकत कितनी बढ़ गई, बिहार पर क्या असर होगा, और इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि बिहार में सत्ता परिवर्तन बंगाल के नतीजों के बाद क्या होता, तो बीजेपी का जोर कितना चलता, और पहले ही हो गया तो क्या जेडीयू की ताकत बची रह गई। तो इन तमाम पहलुओं पर अजीत जी से चर्चा होगी। निशांत कुमार की यात्रा हो रही है। निशांत कुमार मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, यह उनका मन है, जेडीयू के सभी नेता कह रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि जेडीयू ने एक और जीत हासिल कर ली है कि बिहार कैबिनेट में अभी कुल मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, लेकिन जो बंटवारा हुआ है उसमें आधा आधा बीजेपी और जेडीयू को, 2 सीटें एलजेपीआर को, एक हमको, एक आरएलएम को। लेकिन आरएलएम से कौन, और यदि इस बार नहीं तो क्या फिर विलय का संकट है, विलय का दबाव है, दीपक प्रकाश नहीं तो और कौन। तो इन तमाम पहलुओं पर और बंगाल की जीत के बाद बिहार पर प्रभाव, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत, एक पहाड़ा भी हम लोगों ने सीखा है बचपन में, 1 से 100 तक, और इसके बाद उल्टी गिनती कराई जाती थी, 100, 99, 98। तो देखिए, अब बीजेपी 100 तक करीब करीब पहुंच गई है हिंदी पट्टी प्रदेशों में। वहां से अब उन्हें आगे कहां जाना है, अब तो विपक्ष के सामने चुनौती है। और देखिए, तमिलनाडु की चर्चा भी कर लेनी जरूरी होगी, क्योंकि वहां प्रशांत किशोर, देखिए हम लोग विकास दिव्यकीर्ति, बाजीराव, हम लोगों ने ऐसे कई नाम सुने हैं जो स्वयं आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने न जाने कितने आईएएस बना दिए हैं। तो प्रशांत किशोर स्वयं भले न जीत पा रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति उनके दूसरे लोगों के लिए जिनके साथ वो रहते हैं उनके काम आ जाता है। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। बंगाल में बीजेपी की जीत, और यदि जीत के बाद सत्ता परिवर्तन होता तो क्या होता, और जीत के पहले हो गया तो बिहार में जेडीयू बीजेपी में सद्भावना या बंटवारा किस रूप में, इस पर भी चर्चा करें अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अगर बंगाल की जीत को समझने की कोशिश करें हम लोग, तो जी। वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत हम लोग पहले से इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अभी, और ये एकदम शब्दशः जो बात थी वो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने कही थी 2021 के चुनाव के पहले, कि अभी बंगाल में 10 में से 6 हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। अगर 7 देने लगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। मतलब 60% हिंदू का वोट मिल रहा है, 60% से ज्यादा मिलने लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब अनेक लोगों को लग रहा था कि वो 60% से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई पोलराइजेशन की जरूरत, बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण हो। मतलब आपको 100 में से 10 में से 7 हिंदू एक तरफ वोट दे, तो ये तो बहुत हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है। बीजेपी 70% वोट को ही टारगेट करती है बंगाल में, क्योंकि 30% के करीब मुस्लिम आबादी है, उसको तो वो टारगेट ही नहीं करती। एक भी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि पिछली बार 9 मुस्लिम लड़वाए थे भाजपा ने। इस बार खुद ही बहुत हाई पोलराइजेशन के मोड में थी वो। तो इस बार हो गया कि 7 तो नहीं, लेकिन 6.5 हिंदू ने 10 में से वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। ये हो जाए, मतलब ये मेटरलाइज कर जाए कि 6 से ज्यादा हिंदू वोट देने लगे। इसके लिए जरूरी था कि भाजपा सिर्फ ये यकीन दिला दे कि हम जीत रहे हैं इस बार, पिछली बार की तरह हम आधे रास्ते पर नहीं रुक जाएंगे, हम इस बार जीत रहे हैं। और दूसरा, ये भरोसा दिला दे कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हो।
आप खुल बिल्कुल। करके वोट करिए, निकलिए, साहस करिए, और केंद्रीय बलों की तैनाती है, 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात थे, अनप्रेसिडेंटेड है। पूरा लोकसभा जी। चुनाव 3,40,000 केंद्रीय बलों ने कराया था, और अकेले हम्म। सिर्फ बंगाल में 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात थे। अनेक राज्यों से सैकड़ों ऑब्जर्वर, मिनी ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर सब लगाए गए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पीएसयू, उसके कर्मचारी सब लगाए गए थे, वोट कराने से लेकर के, निगरानी करने से लेकर के, काउंटिंग कराने तक के काम में। सुप्रीम जी। कोर्ट लगातार मॉनिटर कर रहा था चीजों को। तो इससे जनता को, आम हिंदू को यह भरोसा हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सचमुच लड़ रही है। एसआईआर ने भी इसमें भूमिका निभाई और वो चुनाव जीत सकती है और हमारे खिलाफ कोई हिंसा नहीं होगी। फर्स्ट फेज के बिल्कुल। इलेक्शन ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया, क्योंकि फर्स्ट फेज के दौरान या उसके बाद कोई हिंसा नहीं। तो सेकंड फेज में और खुल करके लोग निकले। सेकंड फेज ममता बनर्जी के असर वाला इलाका था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका है, जिसमें ये सब आते हैं, नदिया से लेकर के और मिदनापुर, जो ये उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, और फिर आपका कोलकाता, हुगली, हावड़ा, ये सब इलाके। जी। नहीं, मिदनापुर में तो पहले हो गया था। ये उत्तर परगना, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, ये सब जी। इलाके आते हैं जहां 142 सीटों में से पिछली बार सिर्फ 18 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। वहां इसका असर हुआ। फर्स्ट फेज में शांतिपूर्ण चुनाव होने का और 93% वोटिंग होने का एक फायदा इस इलाके में मिला। तो दो ही बिल्कुल। काम होते थे, हिंदू को भरोसा दिलाइए कि हम जीत रहे हैं, और ये भरोसा दिलाइए कि हिंसा नहीं होगी। तो ये काम बीजेपी ने कर दिया, और उसका नतीजा हुआ कि हिंदू का वोट पहले से उसको ज्यादा मिल गया। टोटल वोट 45-46% बीजेपी का पहुंच गया और बीजेपी चुनाव जीत गई, 206 सीटें जीत गई। अब एक ऐसा फॉर्मूला है ज्ञानेश्वर जी, आसाम में आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आसाम में तो 35% मुसलमान आबादी है, इसके बावजूद 65% हिंदू आबादी में से बीजेपी इतनी सीटें ले रही है कि वो सरकार बना ले रही है अकेले। गठबंधन के बिल्कुल। सहयोगियों को छोड़ दीजिए, 65-64 का वहां का बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी इस बार 82 सीट जीती है। ये पहली दफा हुआ है, भले तीसरी बार सरकार बन रही है एनडीए की, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी को अकेले बहुमत मिला है असम में। बिल्कुल। बीजेपी बिल्कुल। ने असम में भी अकेले बहुमत हासिल कर लिया। बंगाल में ये दो ऐसे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के अलावा, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, अब एक धारणा निर्णायक रूप से टूट गई है कि मुस्लिम वोट बैंक किसी भी पार्टी को सत्ता में ले आ सकता है। ये एक जी। धारणा बिल्कुल। निर्णायक रूप से टूट गई। पश्चिम बंगाल में भी, असम में पहले से टूट गई थी। वहां पूर्ण बहुमत आ गया भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक जीत का एनालिसिस अगर कर रहे हैं, इसमें फिर आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी था, टोलाबाजी भी थी, कटमनी का मामला भी था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, महिला सुरक्षा का मामला था, आर्थिक पिछड़ेपन का मामला था, इंडस्ट्रीज बंद होने का मामला था। ये सब चीजें हैं, लेकिन जी। इन सब चीजों की भूमिका थोड़ी थोड़ी थी। देखिए, एक और असली भूमिका हिंदुत्व की थी। हम लोग देखते हैं कि टाटा समूह का जो ट्रक निकलता है तो सीधे चेसिस आता है, तो चेसिस आ गया जी। तो उसके ऊपर आप बॉडी जैसा बनाना है बनाते रहिए, उसमें कितनी झालरें लगवानी है, कितने शीशे लगवाने हैं, ये सब आप लगाइए। तो बाकी सब बिल्कुल। चीजें उस तरह से झालर शीशे की तरह है। मूल बात ये थी कि हिंदुत्व का नैरेटिव चला, और हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की नीति, बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी, बिगड़ता हुआ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, घुसपैठियों की बढ़ती संख्या, इन सब ने बांग्ला भद्र लोग को भी परेशान किया। और उसमें उसमें दो लोगों की भूमिका ज्ञानेश्वर जी किसी न किसी रूप में है, भले प्रत्यक्ष रूप से लोग नहीं कहें, लेकिन मंगल पांडे और नितिन नवीन, इन दोनों की भूमिका बंगाल के चुनाव में रही है। बिल्कुल। मंगल पांडे प्रभारी थे और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों का ये इतना सटल असर हुआ, बांग्ला भद्र लोग, ब्राह्मण और कायस्थ को मिलाकर के बनता है। और ये कल्चरली इतने पावरफुल हैं कि ये जिसकी तरफ जाते हैं उधर की सरकार बनती है। ये लोग पहले लेफ्ट के साथ होते थे, फिर ममता बनर्जी के साथ गए तो ममता बनर्जी जीतती थी। इन दो जी। कम्युनिटी का, कायस्थ और ब्राह्मण का, इन दोनों का असर ऐसा हुआ कि उसके असर में भद्र लोग टूटा, भद्र लोग का मोह भंग हुआ, बिल्कुल। और भद्र बिल्कुल। लोग ने बीजेपी को समर्थन किया, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। हालांकि अब उसका दूसरा ये नतीजा ये हो सकता है, अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसा कि वो बनेंगे, लग रहा है कि वो बनेंगे, तो वो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो पिछड़ी जाति से आते हैं। आजादी के बाद से अभी तक कायस्थ या ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री होते रहे हैं पश्चिम बंगाल बंगाल में। हाँ बिल्कुल। जो भी शुरू से देखिए, विधान चंद्र राय से लेकर के कॉमरेड ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी तक, और बीच में सिद्धार्थ शंकर रे हो या उसके पहले अजय मुखर्जी हो, तो कायस्थ हुए हैं या ब्राह्मण हुए हैं। तो वो पहली बार अगर शुभेंदु होते हैं तो वो टूटेगा। भद्रलोक ने इसमें भूमिका भी निभाई है। तो खैर, वो
वो एक राजनीति का एक परिवर्तन का समय होता है जो चलता रहता है। तो ये एनालिसिस तो नतीजों का है। जी, अब वो जो आपने कहा कि बिहार पर क्या असर पहले होता और अब क्या असर होगा, बिल्कुल, 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 देखिए बिल्कुल। ये इस बात के लिए जनता दल के तमाम नेता, जो लोग संजय झा और ललन सिंह की आलोचना करते थे, उनको हुँ, गालियां देते थे कि ये लोग बीजेपी के नजदीक हो गए, इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उन सब हुँ, लोगों को अब उन दोनों नेताओं की दूरदर्शिता पर सोचना चाहिए। वो जी, कैसी दूरदर्शिता थी, देखिए बीजेपी कह रही थी कि भाई अब सरकार नहीं चल रही है, और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, हम और आप दो लोग तो ऐसे थे जो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद छोड़ बिल्कुल, देना चाहिए, उनका अपना बिल्कुल। सम्मान अपनी गरिमा इसमें बचेगी और बिहार का भी भला होगा। हुँ, लेकिन अगर अगर 2 महीने पहले 4 मार्च, आज हम लोग 5 मार्च को 5 मई को बात कर रहे हैं, ठीक 2 महीने पहले 5 मार्च को नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन भरा था, और सोचिए अगर उस समय नहीं राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ होता और ये चीज नहीं तय होती कि नीतीश कुमार हटेंगे, अगर जी, अगर अगर संजय झा और ललन सिंह अड़ जाते बीजेपी के लीडरशिप के सामने कि भाई अभी हुँ, नीतीश कुमार नहीं हटेंगे, तो बीजेपी वाले कुछ नहीं कहते, बिल्कुल। तो रहने देते उनको दो जैसे महीने चार निशान चाह महीने रहे थे, निशान को चढ़ाने वाले लोग कर रहे थे कि अभी 6 हाँ, महीना जैसा रहने नहीं कहिए। रह लेने दीजिए, 6 महीना रह लेने दीजिए। देखिए जी, कैसे वही एक नेता की जो एक दूरदर्शिता होती है, और एक एक शॉर्ट साइटेडनेस होता है आदमी का, कि आप कम दूरी अपने इंटरेस्ट से आगे नहीं देख पाते हैं। हुँ, अगर उस समय कहते, अगर ये दो नेता ललन सिंह और संजय झा कह देते बीजेपी नेतृत्व को कि नीतीश जी को अभी रहने दीजिए 2-4 महीना और, तो बीजेपी कोई हुँ, आपत्ति नहीं करती, उनको रहने देती। लेकिन अब आप बिल्कुल। कल्पना करिए कि इतनी बड़ी जीत बंगाल में मिलने के बाद अगर बीजेपी कहती कि अब हटिए, अब तो हो गया, नीतीश कुमार जी को अब विदा करिए, और हुँ, हटते भी नीतीश जी, हटना ही था क्योंकि नंबर्स की कमी तो बीजेपी के पास थी नहीं, इधर कोई मोल भाव की ताकत बची नहीं थी, तब हटते तो क्या मैसेज आता, तब तो तब यही तो मैसेज आता। बिल्कुल मैसेज जाता कि ऐसे हटाए गए कि पूछिए मत। ऐसे हाँ, हटाए गए कि बंगाल जीत के बाद देखा बीजेपी कैसा तांडव कर रही है नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर। ऐसे आप फेंक रही है कि मत पूछिए, कि कहा जाता है कि देखिए गंगा सागर में बहा दिया नीतीश बात कुमार यह को। यही हाँ, कहा जाता है, एग्जैक्टली यही कहा हाँ, जाता बिल्कुल। कि भाई, और ये होता कि अब मजबूरी थी, नीतीश कुमार नहीं छोड़ते, नहीं हटते, तो बीजेपी उनको जबरदस्ती हटाती और हटा हुँ, करके अपनी सरकार बनाती। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं थी आपके पास, अब नीतीश कुमार का सम्मान बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचता। अब बिल्कुल। आपने 2 महीना पहले कर दिया जेडीयू ने, इसके कितने फायदे हुए, एक तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि नीतीश कुमार एकदम इतने बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश हो गए। ये माना गया कि नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर छोड़ा है, अपनी पसंद से मुख्यमंत्री बनवाया है, अपनी पसंद से सारी चीजें तय की हैं, और तब हटे हैं बिहार छोड़कर, बिहार की गद्दी, बिल्कुल, आज भी मुख्यमंत्री की देखिए गद्दी छोड़। सम्राट चौधरी विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, नालंदा में चाहे जहां भी जा रहे हैं, वह नीतीश मॉडल की बात कर रहे हैं, नीतीश मोदी की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार कहेंगे, हर दूसरे दिन नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जा रहे हैं। आज बंगाल जीतने के बाद तो यह दृश्य होता ही नहीं। अमित शाह बंगाल के लिए पर्यवेक्षक बने हैं, यहाँ वैसा ही कोई दूसरा पर्यवेक्षक बनता। जैसे सुशील मोदी हटाए गए थे, याद कीजिए, बिल्कुल, वैसे ही नीतीश कुमार हटा दिए जाते, और फिर कोई नीतीश मॉडल और नीतीश के साथ निश्चय की बात नहीं करता। बिहार में जय श्री राम, बिहार में जय श्री राम होता। एग्जैक्टली यही होता। तो इस जी, बात के लिए तो नेता को तो इसलिए लोग चुनते हैं ना, कि जो आम आदमी नहीं कर पाता है वो करने के लिए नेता को चुनता है, ताकि नेता में अब नीतीश कुमार से तो होशियार नेता हम अभी तक तो देखे नहीं, बिहार में कोई तो हुआ नहीं नीतीश कुमार से ज्यादा होशियार जी, नेता। लालू यादव तो ताकत के दम पर नेता बने थे ना, उनके पास 14% यादव का जी, वोट था और 16%, 18% मुसलमान का वोट जुड़ गया। नीतीश कुमार के पास तो हम्म, कुछ नेता, नीतीश कुमार तो अपनी होशियारी चतुराई से नेता बने थे। जब उन्होंने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना, तो कुछ हम्म, सोच के ही तो चुना होगा। बाकी लोग ज्यादा होशियार हो बिल्कुल, गए नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से ज्यादा होशियार बिल्कुल, दूसरे लोग हैं कि हम्म, उनके उनके फैसले पर सवाल उठा रहे थे लोग। तो ये बात पता थी नीतीश कुमार को कि संजय झा ईमानदारी के साथ, उनके प्रति निष्ठा के साथ जेडीयू के लिए काम करेंगे। और और अब देखिए अजीत जी, देखिए पुराने लोग अब स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार ने कब का जनता दरबार लगाना बंद कर दिया, हाँ, याद है? जनता दरबार में उन्होंने कहा था गृह मंत्री को गृह फोन मंत्री लगाओ, को फोन स्वयं लगाइए। गृह मंत्री थे। हाँ, हाँ, तब तब भी वह अपने करीबी लोगों को कह रहे थे कि देखिए मैं कुछ भूलने लगा हूं, मेरे आसपास रहा कीजिएगा। तो ललन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इनके प्रति जो विश्वास बढ़ा, वह अपनी शारीरिक अवस्था को जान रहे थे। ठीक है, आज जिस तरीके की बीमारी से वह ग्रसित हो चुके हैं, उसमें लोग अपने को बीमार नहीं मानते, लेकिन प्रारंभिक दौर में उन्हें यह लगने लगा था कि उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और वह कुछ भूलने लगे हैं। इसलिए ललन सिंह और संजय झा को उन्होंने दिल्ली में सेट किया।
हाँ, बैठाया और अपना अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार किया कि कुछ भी ऐसी जी। स्थिति होगी, जेडीयू को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे चेहरे चाहिए होंगे, वो चेहरा है। और उन दोनों ने पूरी ईमानदारी से जेडीयू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, चाहे टिकट हम्म। बंटवारा हो, चाहे नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ ले आना हो, चाहे टिकट बंटवारा हो लोकसभा का, विधानसभा का, सत्ता का हस्तांतरण कराना हो, इन सब मामलों में उन लोगों ने जनता दल यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। और तभी आज एक लॉन्ग रोप जो हम दिख रहे हैं हम लोग, या जिसको एल्बो रूम कहते हैं, वो अगर जेडीयू को मिला है तो इन लोगों के कारण मिला है। आज आपको एल्बो रूम है, लॉन्ग रोप है कि निशांत जैसे चाहे बिल्कुल। राजनीति करें, उनके पास 85 एमएलए की ताकत है और बीजेपी के साथ एक सद्भाव है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर। और उनके पास अगले लोकसभा चुनाव तक मतलब 3 साल का पर्याप्त समय है। इस समय में इसका सदुपयोग करके आप पार्टी को मजबूत कर लीजिए, नीतीश कुमार की तरफ भी राजनीति चलती रहेगी आगे। ये समय नहीं मिलता। अगर अगर 2 महीने पहले ये काम नहीं हुआ रहता ज्ञानेश्वर जी, तो आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही होता। अभी बीजेपी जीतती, जीतने के बाद कहती कि आप हटिए, और हटने के बाद सिर्फ अपना मॉडल चलता, कोई नीतीश मॉडल की बात नहीं होती, सिर्फ मोदी मॉडल की बात होती, बीजेपी की बात होती, बीजेपी अपने एजेंडे से काम करती, और एकदम पिछलग्गू की तरह जेडीयू को चलना होता, चाहे उसके पास जितनी सीटें थी। तो और ये देखिए अजीत जी, समय पर यदि आप फैसला नहीं लेते, आज ममता बनर्जी हार गई, स्वयं भी चुनाव हार गई। आज ममता बनर्जी को एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने क्यों यूपीए का कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया। नहीं बना, यदि बिल्कुल। नीतीश कुमार को नेता मान लिया गया होता तो 2024 में मोदी सरकार पर ही संकट होता। यह अफसोस आज ममता बनर्जी को भी हो रहा होगा, यह अफसोस अरविंद केजरीवाल को भी हो रहा होगा। यदि समय पर आप निर्णय नहीं लेंगे, और ममता बनर्जी के साथ 2026 के चुनाव में प्रशांत किशोर जैसे लड़ाके भी नहीं थे, जो देखिए 2021 याद कीजिए, 2 मई दीदी गई और प्रशांत किशोर उतनी ही मजबूती से कहते थे कि 100 पार नहीं करने देंगे। और चुनाव कैसा होता है, प्रचार कैसा होता है, व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी को पूरा बंगाल घुमा दिया था प्रशांत किशोर ने, और वही काम इस बार उन्होंने वहां तमिलनाडु में किया। तो यदि समय पर निर्णय नहीं लेंगे, यदि आपने नीतीश कुमार को तब मान लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और यदि संजय झा और ललन सिंह ने ये न किया होता तो आज गंगा में समा दिए जाते जेडीयू पार्टी को। हाँ, बिल्कुल हो जाते। तो ये टाइमली एक नेता की दूरदर्शिता इसी में होती है कि वो भाप लेके आगे क्या होने वाला है, और किस समय पार्टी के हित में क्या इंटरेस्ट, क्या बेहतर फैसला हो सकता है, वो फैसला करना चाहिए था। तो संजय झा और ललन सिंह ने वो फैसला किया, समय रहते फैसला किया। सम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार को मिली, उनकी शर्तों पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, उनके काम को आगे बढ़ाने का संकल्प किया गया, और दोनों पार्टियों का सद्भाव भी कायम रहा, किसी तरह की बदमजगी नहीं हुई। अब दोनों एक साथ अपने ठीक तरीके से चल रहे हैं, और आगे एक एल्बो रूम मिल गया जेडीयू को अपनी राजनीति करने के लिए। 3 साल का समय, या विधानसभा के हिसाब से देखें तो 4.5 साल का समय मिल गया। अब अगर इस बीच पार्टी अपने को नहीं मजबूत कर पाती है, तो वो उसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारी जानकारी तो ये भी है अजीत जी कि दोनों नेता ललन सिंह और संजय झा चाहते हैं कि निशांत कुमार को चाहे जितनी यात्राएं करनी हो करे, लेकिन वह सरकार में शामिल हो, ऑथोरिटी बने, ताकि लोग उनके पास पहुंचना प्रारंभ करें। और यदि आपके पास सत्ता नहीं होती है, आपके पास पावर नहीं होता है, तो आपसे लोग दूर चले जाते हैं। मैंने कल भी लिखा था, कई लोगों को मिर्ची लग गई थी, लेकिन हकीकत है ये दोनों नेता चाहते हैं सरकार में शामिल हो जाए निशांत कुमार, लेकिन पता नहीं कौन उन्हें भ्रमित कर दे रहा है। देखिए, हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों ने तो देखा सामने पब्लिक के बीच में ललन सिंह रिक्वेस्ट कर रहे थे नीतीश कुमार को कि अब मान जाइए, ले आइए इनको राजनीति में। तो अपना कोई इंटरेस्ट होता तब तो अच्छा ही था। अपना कोई इंटरेस्ट अगर इन लोगों का होता तो फिर क्या है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा। उनके साथ तो बीजेपी के साथ ठीक ही संबंध है, लेकिन वो तो पार्टी बिल्कुल। के लिए, पार्टी के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। तो ये अब तय करना है पार्टी को, और सिर्फ ललन सिंह और संजय झा को नहीं, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, खासतौर से नीतीश कुमार के आसपास जो आजकल उनके परिवार के लोग भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, उनकी जाति के लोग, उनके इलाके के लोग, तो इन सब लोगों को भी सोचना चाहिए है, अपने बड़े नेताओं के साथ बैठ करके विचार करना चाहिए कि किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आपका हित और प्रोटेक्ट जाति होता है। में ही देखिए ना अजीत जी, जाति में ही अंतर विरोध शुरू हो गया। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया, मंत्री बनना ही। नालंदा में ही कुर्मी जाति के भीतर ही लड़ाई शुरू हो गई है। कोई कुछ ऐसा की बात कर रहा है, कोई एंटी कुछ ऐसा की बात कर रहा है, कोई घमेला की बात कर रहा है, कोई अवधिया की बात कर रहा है। श्रवण कुमार एक और है, दूसरी ओर इंजीनियर सुनील है, जितेंद्र कुमार है, हरिनारायण सिंह है। तो यदि निशांत आ गए होते तो यह कुर्मियों के भीतर कम से कम बिल्कुल। लड़ाई तो नहीं होती। नहीं होती, एकदम नहीं होती। कोई तो हम लोग क्या कह रहे थे इतने दिनों से, इतने दिन हो गए हम लोग को कहते हुए कि आप अगर दूसरे लोगों को मौका देंगे, दूसरा पावर सेंटर बनेगा, तो उसके साथ उसके इर्द गिर्द लोग, अगर वो कंफर्टेबल होने लगा। अब
अगर सरकार में आपने दो लोगों जिन लोगों को शामिल किया उनका पावर सेंटर एक अलग डेवलप हो जाएगा। एक नेता प्रतिपक्ष, एक नेता आपने बना दिया अपनी पार्टी का, नेता विधायक दल का, उसका एक पावर सेंटर बनेगा। अच्छा, चूंकि वो अथॉरिटी होल्ड नहीं करते हैं कास्ट का, वो उनके पास वोट की शक्ति उनके पास नहीं है, तो दूसरे लोग उनको चैलेंज करेंगे, आप उसमें पंच बनेंगे, तो फिर ये तो बिखर जाएगा, सारा वोट भी बिखरा रहेगा, एकजुटता भी पार्टी की प्रभावित होगी। तो इस सब को खत्म करने के लिए जरूरी था कि निशांत कुमार नेता बन जाते, वही अकेले उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते, सम्राट चौधरी के साथ मिलकर के सरकार चलाते दोनों, और एक पावर सेंटर बन जाते वो पार्टी के। देखिए आजकल ये नियम भी रहा है, बीजेपी को छोड़ दीजिए या कम्युनिस्ट पार्टियों को, तो हर पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है प्रादेशिक पार्टियों का, वही मुख्यमंत्री होता है, उसको मौका मिलेगा तो वही प्रधानमंत्री होगा। हम लोगों ने देखा हुआ है पहले भी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री का मौका आएगा तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, एम.के. स्टालिन अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री थे। तो ये प्रादेशिक पार्टियों में चलता है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना चाहते ही थे तो रहते निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनवा देते, उनका पावर सेंटर, उनकी अथॉरिटी डेवलप करते, और वो उप मुख्यमंत्री बन करके आशीर्वाद यात्रा कर रहे होते, इस समय बिहार में लोगों से मिल रहे होते, अपने पिता की लीगेसी उनको बता रहे होते। तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और आपने कल जो पोस्ट लिखा था वो तो तब हमको पता चला जब आपने देखा, जब कि आप घूम करके अब निशांत कुमार कह रहे हैं कि हमने किया। भाई आपने अभी कुछ नहीं किया है। 20 मिनट के भाषण में 45 बार अब सोचिए, हमने किया। आप बताइए क्या भाई? अब वही, आप अभी भी कुछ नहीं है, पहले भी किसी अथॉरिटी में नहीं थे, किसी पोजीशन पर नहीं थे, तो आप हम नहीं कर सकते हैं। आप नीतीश कुमार जी ने किया, नीतीश जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने किया, ये भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये भी कहने की जरूरत नहीं है। अभी कोई आप वोट मांगने नहीं गए हैं। नीतीश कुमार ने वोट मांगते समय ये सारी बातें बहुत बार कह चुकी है कि अरे हम ही ने न किया जी सर। तो जब वो कहते ही थे कि हम ही ने किया और वो कहा कि वोट मिल गया, तो अब ये अभी फिर याद क्या दिलाना है? अभी तो आप एक विजन दीजिए ना लोगों को, जाकर के आप कोई दृष्टि दीजिए जाकर के लोगों को। पता नहीं कैसे जो है एकदम साधारण सी बात समझ में नहीं आती है, जो राजनीतिक प्रबंधक हैं इनके साथ जो लोग घूम रहे हैं, कि एक युवा के रूप में कम से कम चिराग पासवान ने कुछ किया नहीं, लेकिन एक युवा बिहारी के नाम पर और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा देकर के एक मैसेज तो दिया ना। तो निशांत से ऐसा कोई मैसेज बनवाने की जरूरत है, एक दृष्टि विजन देने की जरूरत है कि ये नए आदमी आए हैं, इनका क्या विजन है, ये किस दृष्टि से बिहार को आगे ले जाएंगे, इनको मौका मिलेगा तो। और जो अब नई सरकार बनी है, उस नई सरकार का प्रशांत किशोर जीते या हारे, उन्होंने बिजली, सड़क, पानी के आगे बात करने को पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर दिया ना, कि पलायन रोकने की बात होनी चाहिए, बिहार में फैक्ट्रियों की बात होनी चाहिए, बिहार में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। जीत हार अलग है, विजन लेकर आइए ना। हाँ वही तो, जो आप किया उसके नाम पर ही तो वोट दे रही है जनता आपको, आपके पिताजी को। जो किया उसी के नाम पर तो वोट मिल रहा है। 5 में हम करेंगे इस नाम पर वोट मिला कि नीतीश कुमार अच्छे हैं और लालू यादव की सरकार बहुत खराब कर रही है, राबड़ी देवी की सरकार, तो हम लोग एक नया विकल्प देते हैं। उसके बाद से तो 10 में, 15 में, 20 में, 25 में तो जो किया है उसी के नाम पर वोट दिया है ना आपको। अब क्या करेंगे आगे? तो आगे जो क्या करना है उसका विजन बताना है, अपना विजन बताना है, अपनी पार्टी के बारे में बताना है लोगों को, अपने बारे में बताना है। लेकिन वो सब चीज नहीं कर रहे हैं, वो जो किया वही दोहरा रहे हैं, जो इनके पिताजी अपने फैग एंड में, अपने करियर के फैग एंड में जो दोहराते थे, वो निशांत कुमार अपने करियर के शुरुआत में ही दोहरा रहे हैं। भाई अभी कुछ करिए, करके दिखाइए, उसके बाद कहिएगा कि आपने किया। तो ये अब फिर एक मौका है, अभी भी परसों के लिए हम 6 महीने के बाद सम्राट चौधरी कहने लगेंगे कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। हाँ, सम्राट चौधरी कहने लगेंगे। भाई आज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधियों का सफाया हो रहा है, तो भाई क्रेडिट तो सम्राट चौधरी को जाएगा। आप कहते रहिएगा हमने किया, हमने किया। आप विजन बताइए कि हम ये करेंगे। बिल्कुल, हमको क्या करना है आगे, इस टर्म में क्या करना है। और लोग ये सचमुच जानना चाह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी की नीतीश कुमार नहीं है तो अब सरकार क्या क्या करेगी, जेडीयू क्या करेगी, जेडीयू की आगे की राजनीति क्या होगी, निशांत कुमार की राजनीति क्या होगी। आप ये करिए राजनीति, आप ब्रॉडर इश्यूज पर बोलिए, आप बड़े मुद्दे उठाइए। आपके सामने अभी बिहार की राजनीति कोई बंगाल से अलग नहीं है, लेकिन हम बंगाल पर आप कुछ नहीं कहिएगा। बिहार की राजनीति देश की किसी राजनीति से अलग नहीं है। आपको बंगाल पर बोलना चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश पर बोलना चाहिए, आपको देश में जो घटनाएं हो रही है उस पर भी करना चाहिए। आपको एक नेता के तौर पर अपने को स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी उनके साथ के लोगों की भी है जो वो नहीं कर रहे। फिर भी अभी ज्ञानेश्वर जी, अभी भी समय है। परसों निशांत कुमार मंत्री बने, उनको मंत्री बनना चाहिए सरकार, एक पावर सेंटर होना चाहिए है उनको, चाहे जिस उप मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में आए, मंत्री के रूप में आए वो,
देखिए हमने हम्म, पहले भी कहा था कि इंदिरा गांधी मंत्री बन के आई थी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में, जी, और ये भी नहीं कि कोई बड़ी बहुत भारी मंत्रालय था, वो सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्री बनी थी हम्म, और उसके 2 ही साल के बाद वो मुख्यमंत्री बनी। तो जी, मंत्री बन के आए अपनी, प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बना, माफ करिएगा, 2 ही साल जी, के बाद वो हम्म, 64 में नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री बने तो वो सूचना प्रसारण मंत्री बनी और 66 में प्रधानमंत्री बनी। तो हम्म, ये अगर अगर निशांत कुमार को अपनी ये आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो ये धारणा भी बनेगी जो ज्ञानेश्वर जी, देखिए राहुल गांधी के बारे में आज तक ये धारणा बनी है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं कि ये रिलेक्टेंट विश्वनाथ पॉलिटिशियन प्रताप है। सिंह का भी उदाहरण दे दिए ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी उदाहरण दे दिए ना। हाँ हाँ हाँ, आंधी नहीं फकीर है, हाँ देश की हाँ तकदीर है। हाँ हाँ भाई, वो है राजा नहीं फकीर है, भारत की हाँ, तकदीर है, तो ये तो नारे बिल्कुल, लगे उनके लिए। तो एक अपने जी, को प्रस्तुत किया उन्होंने, अपनी एक दृष्टि पेश की थी। और जो हम्म, राहुल गांधी आज तक इस धारणा को नहीं तोड़ पाए कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है या जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। जिम्मेदारी लेने से जब भागने वाले नेता की इमेज बन जाएगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके लिए बहुत बिल्कुल, स्थितियां कमजोर होती जाएंगी। आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, और जो जिम्मेदारी लीजिए उसमें कुछ करके दिखाइए। पार्टी के हम्म, संगठन में भी आप आइए, सरकार में भी आइए, और सरकार में जो भी पद लें, जो भी मंत्रालय लें, उसमें लेकर के आप काम करके एक छाप छोड़ें, अपनी लोगों में एक लीगेसी जी, बनाएं अपने काम की। पिताजी के काम की लीगेसी से काम नहीं चलेगा, कर्पूरी ठाकुर की लीगेसी से थोड़े रामनाथ ठाकुर का काम चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर के बिल्कुल, नाम से वो सिर्फ ये हो रहा है कि सम्मान दे करके लोग उनको एमएलए एमपी बनवा दे रहे हैं। बाकी हम्म, आपके लीगेसी अगर आप बनाएंगे तो उस लीगेसी से आपको जगह मिलेगी, आपको लोग याद करेंगे। तो ये इनको करना चाहिए है। इनके आसपास के लोग आत्मघाती काम करा रहे हैं, अगर देरी जितनी देरी होगी उतना ही वो पीछे हटते जाएंगे। पता नहीं, जो भी कोई ऐसी अदृश्य योजना है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रही है तो अलग बात है, लेकिन हम्म। जितनी अपनी राजनीतिक समझ है उससे हमको लग रहा है कि अगर वो अगर पद नहीं लेते हैं तो आइसोलेट होते जाएंगे धीरे धीरे। अजीत जी, परसों शपथ ग्रहण है, गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह, नितिन नवीन, नीतीश कुमार सबको ही रहेंगे। और देखिए अब तो अमित शाह ही बंगाल के पर्यवेक्षक बन गए हैं। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक, इस बीच में बिहार ही सबसे महीन है, सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है। तो अब गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब सच में डबल इंजन की सरकार है। अब तो बिहार की बेहतरी के लिए, क्योंकि इनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती जा रही है, अब बंगाल को भी दिखाना होगा। हाँ, अब बिहार में भी, हाँ बिहार में सरकार बनी है तो बिहार को भी दिखाना होगा। तो बिहार के लिए कुछ कर दे, नहीं तो फिर बातें तो होंगी, मुद्दे तो उठेंगे ही उठेंगे। फिर देखिए बिहार के लिए करना तो चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और गंगोत्री से गंगा सागर के रास्ते में बीच में एक छोटा सा टापू टाइप से झारखंड भी है, जो जी, झारखंड बीजेपी भी। के किटी में नहीं है। बीजेपी के पास अभी वो सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा तो दिया, लेकिन बीच में झारखंड है, वहां से भी हम्म, गंगा जी निकलती हैं साहेबगंज से होकर के झारखंड में। तो हम्म, हालांकि बंगाल के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है ज्ञानेश्वर जी की अब ऑपरेशन झारखंड होगा, और अब ये बिल्कुल, प्रेशर होगा किसी तरह से। और हेमंत सोरेन भी सोचेंगे कि जहां 30% मुस्लिम आबादी है, वहां जब बीजेपी इतनी बड़ी जीत ले रही है तो झारखंड में तो क्या भाई, बीजेपी जब चाहे तब जीत भी सकती है। तो वो बिल्कुल, भी कहा जा रहा है कि उनको अपने फोल्ड में लेने की कोशिश होगी, लेकिन वो तो खैर छेपक की तरह ये बात आ गई। लेकिन बिहार में एक तो बिहार सरकार को भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो मंत्रिमंडल का परसों गठन हो रहा है उसमें हम्म, आप इस तरह के विजन वाले मंत्री बनाए, ऐसी दृष्टि वाले मंत्री बनाए जो बिहार सरकार के साथ जाकर के अपना ऐसे करके, ऐसे कुछ भी मैनूवरिंग करके, कुछ भी बार्गेन करके बिहार के लिए कुछ चीजें ले आए। देखिए पॉलिटिक्स का हम्म, असली पॉलिटिक्स वही है। पॉलिटिक्स तो कॉम्प्रोमाइजेज और मैनूवरिंग और मैनुपुलेशन का नाम है ना, बार्गेनिंग का नाम है। बाकी तो चीजें जो होती हैं, भाषण दिए चुनाव जीत गए, वो अलग चीज है। असली पॉलिटिक्स जो है, जो पर्दे के पीछे होती है, रियल पॉलिटिक्स, उसमें बिल्कुल, बार्गेनिंग और मैनुपुलेशन का बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे नेता चुने, ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो दिल्ली में बैठ करके बात करके। आप देखिए मुख्यमंत्री का कितना अच्छा एक्सेस है सम्राट चौधरी का प्रधानमंत्री हम्म, के पास, और गृह मंत्री के पास उनकी पार्टी के नेता हैं, उन दोनों का सद्भाव है, सभी मंत्रियों का सद्भाव है। तो मंत्रिमंडल बिहार का ऐसा बनना चाहिए कि सब जाएं, अपने अपने मंत्रिमंडल की स्कीम्स को समझें, उन स्कीम्स को ले आए बिहार में और 100% काम करें। भारत हम्म, सरकार की योजनाओं को सिर्फ लागू कर दिया जाए बिहार में ज्ञानेश्वर जी कायदे से, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सड़क की हम्म, योजना है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का है, ये वो इतना बड़ा है कि उसमें जितना, अगर उसका पैसा कुछ बिहार में आ जाए तो कुछ पैसे में ही बिहार का भला हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। तो बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके पैसे ले आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाएं हैं, पानी नल जल की योजनाएं हैं, जितनी भी योजना है उस योजनाओं को परसू करें, ऐसे मंत्री ले आए। देखिए भारत सरकार बिल्कुल, को अब दिक्कत नहीं है, अब तो सीधे बीजेपी की सरकार है ना, और हम्म, बीजेपी की सरकार में बिहार
पता है प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी कि 40 एमपी का राज्य है और अगले और इस बार भी सरकार बनाने में बिहार की कितनी भूमिका है, तो उसके हम्म। लिए तो उनको करना ही करना है। हम्म। ये है कि पहल कौन करेगा, बिहार के बिल्कुल। अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, अपने नेताओं को अपने मंत्रियों को पहल करनी चाहिए कि आप स्कीम लेकर के जाइए और पैसे लेकर के आइए, जैसे नहीं, चंद्रबाबू पहल नायडू तो देखिए, पहल आगे क्या होगा, लेकिन हमने कल एक अच्छी बात देखी, परसों रात देखी, एक दुखदाई घटना हुई, वहां भागलपुर में एक ब्रिज गिर गया। हम नीतीश कुमार से इस बात की उम्मीद नहीं करते। देखिए, सम्राट चौधरी ने कल सुबह इंडियन आर्मी से बातचीत की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बात की। ये अच्छी पहल है कि जल्द से जल्द जो समस्या वहां खड़ी हुई है, कैसे उसको ठीक किया जा सके। तो पहल सम्राट चौधरी स्वयं की ओर से कर रहे हैं। यह पहल सभी बिहार मंत्री परिषद में शपथ लेने वाले जितने लोग हैं उनके पास विजन हो, और यह पहल होगी तो बिहार के लिए बेहतर होगा। देखिए, नीतीश कुमार तो सब कुछ पदाधिकारियों के भरोसे छोड़े रहते थे, छोड़े रहते लेकिन थे ना। सम्राट चौधरी की यह पहल की वो स्वयं इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है, ये अच्छी बात लगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जिस तरह से वो प्रोएक्टिव होकर के काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अगर उनके तमाम मंत्री इसी तरह से पहल करें अपने स्कीम्स के लिए, बिल्कुल। अपनी योजनाओं के लिए, और जो केंद्र सरकार में बिहार के जो मंत्री हैं, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने मंत्री हैं, कोई योजना नहीं जा रही है बिहार से। हम्म। कोई मंत्री अपने हर मंत्री अगर अपने अपने एक एक योजना लेकर के जाते, देखिए नेहरू के जो सपने थे, श्री बाबू ने कहा कि नेहरू ने कहा कि हमारे 4 सपने हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सपना हम पूरा करेंगे। तो जो एचईसी हम्म। बना, उस नेहरू के सपने को पूरा करने के लिए बाद में भले वो नहीं आगे बढ़ा, लेकिन जो हम्म। एचईसी बना जिसमें आज रांची का आधा काम चलता है, सरकारी कार्यालय हो या अभी तक तो विधानसभा और विधायकों के आवास हुआ, सब उसी के कैंपस में उसी की जमीनों में थे। वो एक सपना था नेहरू का, जिस सपने को पूरा करने के लिए श्री बाबू ने आगे कहा, श्री कृष्ण बाबू ने, कि हम सपना पूरा करेंगे, एक सपना हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे प्रधानमंत्री का अगर कोई विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो उसमें बिहार की एक बड़ी भागीदारी होनी चाहिए है। हर 10वां व्यक्ति इस देश का बिहारी है। ये देश की बिल्कुल। आबादी में 10% आबादी बिहार की है, तो उसके बिना तो नहीं हो सकता है विकसित भारत। तो उस जी। स्कीम को समझिए, उसके तहत जाइए, पहल करिए, देश के मतलब के अलग अलग मंत्रियों से मिल करके योजना ले आइए। जो अपने मंत्री हैं वो अपनी तरफ से पहल करके अपने यहाँ एक एक सपना सब मंत्री ले लें कि भाई हमारे हम्म। पास ये पशुपालन, मत्स्य पालन का है, हमारे यहाँ कपड़े का है, हमारे पास एमएसएमई का है, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का है। हम एक सपना हमारा है, जिस एक सपने को हम बिहार से पूरा करना चाहते हैं, बस एक सपना। एक मंत्री बिल्कुल। ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, सब एक एक सपना पूरा करिए बिहार के लिए। सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट ले आइए बड़ा, और तमाम बिहार के मंत्रियों को कहिए दिल्ली में बैठिए, मतलब प्रोएक्टिव होकर के काम करे। एक मौका है बिहार के लिए कुछ बड़ा करने का। बिल्कुल। चलते चलते तमिलनाडु, टीबीके की जीत और प्रशांत किशोर की भूमिका। प्रशांत किशोर बिहार में स्वयं भले नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ रहते हैं वो तो जीत जा ही रहा है, अजीत जी। हाँ, बिल्कुल जीत जा रहा है, बिल्कुल। और वो इस बात को हर आदमी एक स्वीकार कर रहा है। हालांकि बाद के समय में प्रशांत किशोर ने उतना प्रोएक्टिव होकर के वहां नहीं गए थे, लेकिन अगर वो कर हम्म। लेते तो हम्म। आज उनकी पुनर्वापसी हो जाती, फिर से वापस जो एक सेटबैक लगा था उनको बिहार चुनाव में, उस सब की हम्म। भरपाई हो जाती। आज सारा देश उनके उस क्लिप को याद कर रहा है जो टीवी के पहला साल पूरा होने पर उन्होंने कहा था कि आज भले एमएस धोनी सबसे पॉपुलर बिहारी हैं तमिलनाडु में, बिल्कुल। लेकिन एक साल के बाद जब हम अपने इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम सबसे पॉपुलर बिहारी होंगे। और उन्होंने विजय ने जो अब तो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उन्होंने भाई कह के संबोधित किया था प्रशांत किशोर को। तो ऐसी आत्मीयता हो, तो मुख्यमंत्री नहीं होते तब भी विजय बहुत बड़े सुपरस्टार है, मतलब मेगा स्टार है विजय। उन्होंने मलेशिया, वहाँ वो मलेशिया गए अपनी फिल्म का वो संगीत रिलीज करने, तो 1 लाख आदमी मलेशिया में जुटा था। तो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में उनके लिए 1 लाख लोग जुट जाते हैं। मेगा स्टार है, भाई कहते थे प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए भले नहीं कर सके, लेकिन उनका ये एक जो उनकी योग्यता है, जो उनका गुण है, जो चाणक्य का गुण है। कल हमने देखा किसी ने लिखा था पोस्ट एक, और हमारे मन की बात थी कि अब देश के जो फला राज्य और फला राज और फला जी चाणक्य तो जो है प्रशांत किशोर है। वो अगर उस भूमिका में, वो भूमिका उनको इतनी सूट करती है जितनी किसी पर सूट नहीं करती है। उस रोल में उनको देखे तो हर बिहारी को गर्व होता है। चलिए, तो हर बिहारी को गर्व होता है। अब देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार गठन का समय आ गया है, क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।